सो हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। ठीक है। अब तक जो हम लोगों ने कर लिया है वो थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन वाली सेगमेंट में कर लिया है। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया था, जैसे कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसको समझ लिया था। उसके अलावा हमने ये भी देख लिया है कि कुछ और टर्म्स थे, जैसे कि लिगेंड था, फिर उसकी क्लासिफिकेशन देखी, अलग अलग तरह की चीज़ें पढ़ी, इसमें डेंटिसिटी, उसके बेसिस पे भी हमने क्लासीफाई किया। तो ये ओवरऑल हमारी चीज़ें थी जो अब तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अलावा अब हमने वेरियस बॉन्डिंग थ्योरीज को भी पढ़ा। बॉन्डिंग थ्योरीज के अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने वर्नर थ्योरी पढ़ लिया है, उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एंटायरली डिस्कस कर लिया है। मे बी शायद एक सेगमेंट ऐसा है उसमें जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, जैसे जिसमें लास्ट के कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन थे, वो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से आते हैं। तो वो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट जो है वो नीट के लिए उतना कोई खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जेई के लिए है। तो मैंने चूंकि वो रिकॉर्ड नहीं किया तो उसको मैं अलग से रिकॉर्ड करके डाल दूंगा एट द एंड ऑफ द चैप्टर। बाकी फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं और अब हम करते हैं सेकंड थ्योरी। तो हम लोग पढ़ लेते हैं, उस थ्योरी का नाम है भाई सिडविक थ्योरी ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, है ना। सिडविक थ्योरी कराया है क्या मैंने आपको? नहीं कराया है तो कर लेते हैं अब सेकंड नंबर पे, सिडविक थ्योरी ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सिडविक थ्योरी ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सिडविक थ्योरी ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखिए, कोशिश करेंगे इसको आज ही हम सीख लें, है ना, और आज ही इसी लेक्चर में कंप्लीट करके घर जाएं ना। देखिए, ये इसकी सिग्निफिकेंस तो है अच्छी खासी, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको ध्यान से समझें तो। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट का जनरली मैं नाम लेता हूँ, मान लीजिए मैं सोडियम का नाम लेता हूँ, ठीक है। मैंने सोडियम का नाम लिया आपके सामने, एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, आपको पता ही है। उसकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में कितने होंगे, सेकंड में 8 हो जाएंगे, और थर्ड में कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब मैं आपसे कहता हूँ कि अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो ये वाली हिसाब किताब होता है, 288, है ना। अब इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो या तो इस 7 ले ले या एक दे दे, आसान क्या है इसके लिए, एक निकालना आसान है, तो आप इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसके पास प्लस चार्ज डेवलप हो गया। जैसे ही प्लस चार्ज डेवलप हुआ तो आप देखेंगे कि इसने कैसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया है, देखिए ना, सिमिलर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया। अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, और 10 ही इलेक्ट्रॉन नियॉन के पास भी पाए जाते हैं। तो ये बात तो क्लियर, यानी कि अब ये नियॉन की तरह ही स्टेबल हो चुका है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मेरा सवाल है आपसे कि इसी इसी कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा आगे तक बढ़ाते हैं। पूरी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 288, 18, 18, 32, इनकम्प्लीट। बढ़िया। तो ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है आपके सामने। तो अब पूरी कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि दूसरा एलिमेंट मैं ले आता हूँ, ये मैंने पहला एग्जांपल लिया, दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने आयरन ले आता हूँ 26 एटॉमिक नंबर के साथ। देखिए, ओके, जादू है क्या ये? सेकंड नंबर पे कर लेते हैं आयरन 26 एटॉमिक नंबर के साथ। देखिए, बात समझिएगा, ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक को समझने के लिए ऐसे ही समझना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं आपको एक अलग तरीके से इस टॉपिक को समझाना चाहता हूँ। अगर 26 इलेक्ट्रॉन है तो आप बताइए ज़रा, 26 को भरिए, देखिए कैसे भरेंगे आप इलेक्ट्रॉन को। 288, हाँ वेरी गुड, 288 और फिर 8 आ गया। अच्छा, ये चौथी शेल की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो चौथी शेल में कितने होने चाहिए वैसे, 18 होने चाहिए। तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये 10 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो फिर ये क्या करे, 8 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। आसान रास्ता क्या है, 8 देना आसान है ना, 8 देना आसान है। तो आयरन के लिए बेहतर ये था कि ये 8 इलेक्ट्रॉन निकाल देता, और स्टेबल हो जाता। कौन सी नोबल गैस की तरह, भाई ये कौन सी नोबल गैस है, आर्गन, आर्गन की तरह स्टेबल हो जाता। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आयरन +8 शो नहीं कर सकता है, मैक्सिममली वो +6 शो कर सकता है, ये शो कर सकता है। तो फिर प्रॉब्लम ये है कि ये 8 नहीं निकाल सकता। अच्छा, कौन सा एलिमेंट 8 निकाल सकता है, जिनॉन, ऑस्मियम, आर एन नहीं था, रुथेनियम, है ना, आर यू कह सकते हैं ना, आर यू कहिए उसको। हाँ, बहुत बढ़िया। तो 8 इलेक्ट्रॉन ये तो नहीं निकाल सकता है, लेकिन और भी लोग हैं जो 8 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। फिलहाल के लिए आप एक बात बताइए,
इसको भी तो पैदा किया था भाई अल्लाह ताला ने। तो ऐसा बताइए आप जरा, थोड़ी सी एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई इसके लिए कि अगर ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकता है तो ये क्यों नहीं अटेन कर सकता है। ये तो रोने लग जाएगा, कहेगा भाई सब अटेन कर रहे हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मैं क्यों नहीं कर सकता। और जैसे ये नहीं कर सकता, इसके एक आध भाई और भी हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि अगर ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं अटेन कर सकता है तो क्या ये कभी स्टेबल हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई। नोबल गैस ही वो पैरामीटर है जिसके नज़रिए से लोग स्टेबल होते हैं। अगर ये कभी स्टेबल नहीं हो सकता है तो फिर तो यार केमिस्ट्री में बड़ी गड़बड़ी वाली बात आ जाती है। बिकॉज जो भी हमारी केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, पूरी केमिस्ट्री ही इनफैक्ट हम इस बिहाफ पे पढ़ते हैं कि चीज़ें जो है ना अपने आप को स्टेबल करने के लिए कॉम्प्लेक्स बनाती हैं या किसी भी तरह का मॉलिक्यूल बनाती है, बॉन्ड फॉर्म करती हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें। अगर ये स्टेबल हो ही नहीं सकता है तो ये बॉन्ड बनाएगा क्या कभी किसी के साथ? तो क्या इसके कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं? करते हैं यार। तो फिर क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं जब इसको पता है कि ये स्टेबल नहीं हो सकता है? क्योंकि इसने एक टोटका निकाल रखा है, इसने एक रास्ता निकाल दिया। इसने सोचा कि सब बहुत होशियार हैं तो मैं जो है थोड़ा सा अपना दिमाग लगाता हूँ, सब तो यूं ही स्टेबल हो रहे हैं, मैं काम करता हूँ, मैं जो है ना अपने घर पे दावत पे बुलाता हूँ कुछ लोगों को, है ना। अरे जैसे वो, अच्छा छोड़ो अभी तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में होता है, उसको घर पे बुला करके मार मार देते हैं तो खैर आप इसमें यही देखिएगा कि चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ अभी, है ना, इसको हटा देता हूँ और मैं आपको जो है यहीं से बताना शुरू करता हूँ कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बेसिकली डील करता है इस टॉपिक से कि कैसे इस तरह के एलिमेंट भी स्टेबल हो सकते हैं। यानी कि ये लोग जो स्टेबल नहीं हो सकते थे, आपने अभी साबित किया कि दे कैन नॉट गेट स्टेबलाइज देमसेल्फ बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। दे कैन नॉट स्टेबलाइज देमसेल्फ बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स। थैंक यू। लेकिन कुछ रास्ता ऐसा इसने निकाल लिया जिसको मैंने क्या बुलाया अभी अभी, टोटका। मैंने कहा कि एक टोटका ऐसा है जिससे ये स्टेबल हो सकता है। इसने कहा कि मेरे घर पे कुछ मेहमान आ जाएं अगर, और वो मुझे जैसे शादी करने के पैसे नहीं थे, तो उसने क्या किया, उसने हर मेहमान को बोला कि 1000 रुपये लेकर के आना, जब जो भी आना खाना खाने 1000 रुपये लेकर के आना। 1000 मेहमान बुला लिए, है ना, 1000 मेहमान 1000 रुपये लेके आए तो कितने रुपए हो गए? 1 लाख हो गया। अरे कितना हो गया? 1000 मेहमान अगर 1000 रुपये लाए, 10 लाख। 10 लाख में तो किसी की भी शादी हो सकती है ना। इस तरह से उसकी शादी हो गई, वैसे ही वो भी स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो सकता है। पर समझिए बात को, इसने क्या किया, इसने क्या मेहमान बुलाए? हाँ इसने भी मेहमान बुलाए, उन मेहमानों का नाम है काउंटर आयन और उस मेहमान का नाम है लिगेंड। इसने इन लोगों को दावत बुलाया और उनसे ले लिए इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिए? अपने डी के डब्बों में इलेक्ट्रॉन ले लिए। जरा समझाता हूँ इस बात को, है ना। आप समझिए कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये एग्जाम्पल मैं जिंदगी में पहली बार लेने वाला हूँ, है ना। तुम लोग को कैसे पता यार? K4FeCN6, बढ़िया है। अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? गेस कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें मान लीजिए पोटेशियम पे +1 का चार्ज होता है, कितने पोटेशियम है यहाँ पे? 4 है, तो +4 हो गया यहाँ पे। अच्छा तो कॉम्प्लेक्स पे कितना आया? -4 का चार्ज है। सीएन पे कितना चार्ज होता है? सीएन पे कितना होता है? -1 का होता है। कितने हैं सीएन यहाँ पे? तो ये कितना हो जाएगा? -6। तो पहले तो इसको x मान लेते हैं, इस पे हो जाएगा -6 और इज इक्वल टू करके ये चार्ज लिखना रहता है ना, -4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने? +2 का चार्ज आ गया, x पे +2 का चार्ज आ गया। यानी कि ये जो आयरन है आपके सामने ये फेरस फॉर्म में मौजूद है ना, Fe2+। अब जरा देखिए ना, इसके पास थे 26 इलेक्ट्रॉन भाई, 2 8 8 और 8 थे, इसको 18 पूरे करने थे अभी इस जगह पे। पर इसने किया ये कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिए। अब आपको दिख रहा है 2 8 8 और 6 इलेक्ट्रॉन। यार अब तो 12 की कमी हो गई, पहले सिर्फ 10 की कमी थी, अब 12 की कमी हो गई। तो इसने क्या किया, 12 की कमी जैसे ही हुई, जैसे मान लो शेर 2 कदम पीछे हटता है ना, तो कहते हैं ना वो जंप लगाने के लिए पीछे हटता है ना। इसने अपने आप को 2 कदम पीछे लिया। जब 2 कदम पीछे लिया तो इसने देखो अब कितने मेहमान अपने घर पे बुलाए। सीएन कितने आए इसके पास? 6। और हर सीएन कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा? 2 को डोनेट करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ इसके पास? 12 का डोनेशन हुआ। तो आप यहां पे लिख दीजिए +12, तो इसे वैसे ही मिल गए हैं, +12 इलेक्ट्रॉन इसे मिल गए हैं यहाँ पे। देयरफॉर ये टोटल कितने हुए? 18। तो अब ये भी स्टेबल बन चुका है नोबल गैस की तरह। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बेसिकली डील करता है ऐसे टॉपिक को जिसमें हम लोग ऐसे एलिमेंट्स को पकड़ेंगे जो खुद से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको बाय सम मेथड्स
हम लोग इनको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है? दिस इज नॉट द मेथड, दिस इज नॉट द मेथड, बट देर आर अ फ्यू क्या कहते हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको अगर हम सीधे अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। पर आंसर लाना हमारा यहाँ पे मेन मकसद नहीं होना चाहिए, आपको समझ में भी आना चाहिए कि हम लोग आखिर इसको पढ़ क्यों रहे हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इकलौता टॉपिक ऐसा है कि जिसकी वजह से समझ लीजिए ये चैप्टर बना हुआ है। आपको अगर यही नहीं पता कि ये बना क्यों, क्यों बना ये, है ना? आयरन तो ऑक्साइड बना सकता था, है ना, Fe2O3 Fe3O4 FeO कुछ भी बना सकता था, लेकिन इसने इतना बड़ी कहानी क्यों बनाई? तो आप कहेंगे ताकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सके। डन, बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ओके, तो अब छोटे मोटे पॉइंट्स लिख लेते हैं इस पे ना, एक दो पॉइंट लिख लेते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर is the sum of electrons gained or lose by central metal atom from the surrounding ligand and due to the impact of counter ion and due to the impact of counter ion। अब देखिए ना, छोटी सी बात मैंने आपके सामने लिखी है कि सेंट्रल मेटल एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन या तो गेन किए, कुछ लूज भी किए थे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज भी किए थे और कुछ गेन किए थे। तो लूज और गेन वाला हिसाब किताब जो हुआ है, उसके बाद क्या उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करी, है ना? इसके लिए आपको नोबल गैसेस और उनके एटॉमिक नंबर थोड़े बहुत पता होने चाहिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि ये नोबल गैस के बराबर पहुंचा है भी कि नहीं पहुंचा है। तो खैर 288 वाला हिसाब किताब तो आपको वैसे भी याद रखना था, ये तो आपको वैसे भी याद रखना था, लेकिन इसके अलावा स्टिल आप लिख लीजिए नोबल गैसेस का नाम लिख लीजिए भाई। कौन कौन सी नोबल गैसेस होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन और जेनॉन और रेडॉन। तो भाई इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसमें 8 बढ़ा दो, यहाँ से यहाँ तक 8 बढ़ाओ, 10 हो गया, फिर 8 बढ़ाओ, 18, 18, अब 18 बढ़ाओ, 36 हो गया, फिर से 18 बढ़ाओ, 54, अब 32 बढ़ाओ, कितना हो गया, 86। सही है ना? तो ये है वो रिस्पेक्टिव नोबल गैसेस जिनके बराबर आना चाहते हैं ये सेंट्रल मेटल एटम्स। बात समझ आ रही है? आमतौर पर आप ये देखोगे कि आमतौर पर लोग क्रिप्टॉन के बराबर आने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ये क्रिप्टॉन ही वो एलिमेंट है जिसके बराबर आने की यहाँ पे कोशिश हो रही है। ओके, हाँ, ज़्यादातर उसी के बेसिस पे ही हम लोग देखेंगे, है ना? अच्छा, नेक्स्ट एक पॉइंट ये समझ लेते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो अमूमन स्टेबल पाया गया तब जब हमने देखा कि लिगेंड जो रखा है वो कार्बोनाइल है। कार्बोनाइल मतलब CO। अगर लिगेंड जो है वो CO है तो कॉम्प्लेक्स को स्टेबल पाया गया। तो इस बात को भी लिख लेते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम फाउंड टू बी स्टेबल when there is कार्बोनाइल ग्रुप, इसको कार्बोनाइल कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप एज लिगेंड। लेकिन ऐसा पाया गया से क्या मतलब है? पाया गया आमतौर पर, नॉट ऑलवेज, है ना? इसमें भी कुछ एक्सेप्शन आ सकते हैं। अब ये कोई ऐसी बात तो है नहीं, लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है तो हमने इस बात को लिख दिया। एक्सेप्शन भी लिख लेते हैं इसमें, जैसे कि VCO5, जैसे कि एक एग्जांपल आप ये भी लिख लीजिए कि MnCO5, जैसे कि आप यहाँ पे कीजिए CO4,
CO मतलब यहाँ पर कार्बोनाइल तो है, यहाँ पर कार्बोनाइल तो है, लेकिन ये क्या कहते हैं, ये स्टेबल नहीं है, है ना। यानी कि दे शुड नॉट एग्जिस्ट बट दे एग्जिस्ट, बात तो यही है। असल में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी जगहों पे आप ऐसी एक्सेप्शन देख लोगे इसमें, तो इतने एक्सेप्शन के बावजूद भी हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी प्रिमिटिव मेथड है, ये पुराना मेथड है, आज की डेट में अप्लाई भी नहीं किया जाता ये, है ना, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्लाई किया नहीं जाता है, ये पहले कभी पढ़ा जाता था, अब बस सिलेबस का पार्ट है, आप इसे ऐसे समझ लीजिए, ये एक पुराना मेथड है। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का एक तरीका हो सकता है दोस्त, एक तरीका हो सकता है, और उस तरीके को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का एक फॉर्मूला है जो कि काफ़ी बढ़िया है, देखिएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस, प्लस आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर शेयर्ड बाय द लिगेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर शेयर्ड बाय लिगेंड, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय लिगेंड। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला तो चलो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन इसी को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दूं अगर मैं, है ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, तो ये ऐसा हो जाएगा कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, अब वैसे ये वाला आसानी से लग जाएगा, इससे सवाल भी बन जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर सवाल नहीं बनेगा इससे, इससे कहीं कहीं आप फंस जाएंगे इससे करने में, तो जहाँ जहाँ भी फंसेंगे मैं आपको थोड़ा सा अलर्ट कर दूंगा, बाकी इसी को लगाएंगे हम, और जब थोड़ा सा बढ़िया सा कोई केस आएगा तो हम इसके ज़रिए सीखेंगे कैसे ये परफेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगले पेज पे आते हैं और एक आध एग्जाम्पल ट्राई करते हैं ना, आप लोग भी मेरे साथ साथ ट्राई करेगा, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए पहले तो, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। तो चलिए ठीक है। हम्म, अच्छा एक बात लिख लेते हैं कि अगर किसी ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली तब तो वो स्टेबल है, लेकिन मान लो कि नोबल गैस तो 36 पे आ रहा था, पर आए 35 या 34 या 37 या 38, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाए, ज़्यादा कम आ जाए, तो क्या होगा। तो आप खुद ही बताइए, अगर किसी के पास 35 इलेक्ट्रॉन है और उसको 36 पिलाना है तो मैं क्या करूँ, तो वो इलेक्ट्रॉन उसको दे दूं क्या, एक कहीं से बाहर से ला करके एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। इलेक्ट्रॉन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है क्या, और रिडक्शन करने वाले क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जो होगा वो कहलाएगा, इट विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चलिए इस बात को लिख लेते हैं ना, तो लिखेगा कि इफ the electron comes out equal to the number of noble gas the complex will said to follow the complex will said to follow effective atomic number and it will be stable और उसे आप कहेंगे स्टेबल। पर जरूरी थोड़ा है कि सब स्टेबल हो जाए, है ना, ऐसा जरूरी तो है नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, लिखिएगा कि इफ the value of effective atomic number is less than effective atomic number, अगर इसकी वैल्यू जो है वो कम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से, तो आप क्या कहेंगे, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, है ना, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन। ये जो कॉमा लगा देते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐसे स्टेटमेंट लिखी, इफ द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज लेस देन
इज लेस देन नोबल गैस, अच्छा हुआ पढ़ लिया, लेस देन नोबल गैस, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से अगर कम है, तो ये जो कॉमा लगा दिया मैंने इसका मतलब होता है देन, कॉमा का हमेशा मतलब होता है देन, है ना, कभी भी कॉमा आता है ना तो उसका मतलब होता है देन। तो पूरी स्टेटमेंट क्या बनी, इफ द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज लेस देन नोबल गैस देन इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, है ना, देन इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, यानी कि रिडक्शन, ये शो करेगा रिडक्शन, सो इट विल बी कॉल्ड एज will be called as reducing agent, oxidizing agent, oxidizing agent, तो ये कहलाएगा इस जगह पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यार हैंडराइटिंग समझ में आ रही है इसमें, अगर देखो समझ में तो आ रही है वैसे, सो इट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसी का ही उल्टा पॉइंट क्या निकल कर के आ सकता है, if the value of effective atomic number is more than noble gas, is more than नियर बाई नोबल गैस, है ना, लिखते लिखते स्टेटमेंट जो है तो ये बेहतर हो जाती है, नियर बाई नोबल गैस, इट विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, है ना, इट विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करना जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है ना, ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीडेशन करने वाले सो कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सो कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस छोटी सी बात को भी ध्यान रखते हैं। अब एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेना शुरू करते हैं ना, एक एक करके सारे एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं कि क्या कैसे ऐसे अप्लाई करेंगे, कौन स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल भाई आपके सामने है, जो कभी नहीं लिया, है ना, जैसे कि ज़रा आप बताइए मुझे, CN6 है ना, तुम लोगों को भी रट गया ये एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल तुमसे अगर पूछा जाएगा, मान लो तुम्हारा एक्सटर्नल, तुम तो बोर्ड वाले हो ही नहीं, अच्छा हाँ, बोर्ड वाले से ऐसे ही कहता हूँ, ओह नाइस। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए ज़रा, कैसे निकालेंगे भाई, इसका एटॉमिक नंबर कितना है सबसे पहले 26, इस पर आप चार्ज निकालिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले चार्ज निकाला था, +2 का चार्ज आया था, तो उसको ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे -2 करके लिख दीजिए, है ना, ओके। अब क्या करेंगे, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 6, तो 6 लगा दीजिए, बढ़िया है, कितना हो गया यहाँ पे 24 + 12 इज इक्वल टू 36, देयरफॉर यस इट इज स्टेबल, ये स्टेबल है, बढ़िया। तो ये एग्जिस्ट करेगा, ये स्टेबल है, बड़ी आसानी से समझ लिया। चलो ज़रा मुझे ये वाला बताओ, NiCO4, चलिए वाला बताइए, NiCO4 निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28, ये स्टेबल नहीं होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर भाई आपने इस पे चार्ज निकाला क्या, इस पे चार्ज कितना आ रहा है, CO पे 0 चार्ज है, इधर भी 0 चार्ज है, तो निकल पे कितना आएगा 0 चार्ज आएगा, है ना। चार्ज निकालना सिखाया है क्या मैंने आपको, सिखाया था ना, हाँ ठीक है। तो निकल को आप मान लीजिए भाई सबसे पहले 28 एटॉमिक नंबर, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 4 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 28 + 8, ये कितना हो जाएगा 36, तो यस इट इज स्टेबल, सही है ना, आ रहा है समझ में सबके।
शमीम साहब आपके समझ में आ रहा है? हाँ। तो फिर एक सवाल और दे रहा हूं, बना के दिखाइए। CuNH3 4 SO4, CuNH3 4 SO4। तो इसका कितना आ रहा है आपका आंसर? 35 आ रहा है। तो इस पे चार्ज सबसे पहले निकाल लेते हैं, इसको आप x मान लीजिए, इसको आप x मान लीजिए। अमोनिया पे कितना चार्ज होता है? 0 चार्ज होता है। सल्फेट पे 2 माइनस का चार्ज होता है। तो कॉम्प्लेक्स पे कितना आएगा? +2 का, यानी कि देयरफॉर आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉपर पे कितना आ गया है? +2 का चार्ज आ गया है। ओके, तो यहाँ पे निकाल देते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर कितना होता है कॉपर का? 29 होता है ना? 29 माइनस ऑफ 2, ये चार्ज को आपने माइनस कर दिया, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? ये कितना दिख रहा है? 4 होता है। बढ़िया। तो कितना हो गया? 27 प्लस 8, ये कितना हो गया? 35 हो गया क्या? 35। तो अब इट शुड नॉट एग्जिस्ट, सही बात है। इस थ्योरी के अनुसार इसे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। अब एग्जिस्ट अगर नहीं करना चाहिए था तो फिर ये एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? फिर मैंने लिखा कैसे है? क्योंकि ये लगातार एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है किसी से, है ना? इस टेंडेंसी, ये टेंड कर रहा है, इट टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन लेना क्या कहलाता है? रिडक्शन। रिडक्शन, और रिडक्शन करने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये किस तरह से बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप कि आपको सारी बात समझ में आ रही होगी, है ना? तो ये वाला एक एग्जाम्पल हो गया बढ़िया सा, है ना? नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल और बताइए कि K3FeC2O4 थ्राइस। Fe आयरन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? आयरन का 26। 26। चलिए ट्राई करिए। ओके, चलिए ट्राई कर लेते हैं इसको, है ना? सबसे पहले तो इसका चार्ज निकालते हैं, इस पर x इसको मान लेते हैं। पोटेशियम पे +3 का चार्ज होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -3। C2O4 पे 2 माइनस का चार्ज होता है, ऐसे हैं ये तीन, तो -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3। तो यानी कि x इज इक्वल टू +3। अब ये बात तो आपको वैसे याद रखनी थी। वैसे यहाँ पे आयरन पे कितना चार्ज हो गया? 3+ का, फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन, है ना? अब ये बात आपको याद रखनी थी कि C2O4 इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, यानी कि वो जब भी आता है तो कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है ना? जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी डबल हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे अगर 3 है तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया? 6 हो गया क्या, है ना? तो बस इस बात को लिख लीजिए। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो हो जाएगा इस जगह पे, वो हो जाएगा 26 -3, 26 -3 प्लस 2 इंटू 3 की जगह 6 लिख दीजिए, है ना? क्योंकि डबल कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है इसका। तो कितना हो गया? 23 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 35। तो अगेन ये स्टेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टेबल है, एग्जिस्ट करता है नेचर में। और ये किस तरह से बिहेव करेगा? अगेन सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। चलो सही है। तो इस स्टेटमेंट को भी आपने समझ लिया। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ साथ एक नए नजरिए से थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करिए, है ना? थोड़ा सा इसको सही से सॉल्व करते हैं इसको, है ना, कायदे से। जैसे कि एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं प्रॉपरली आपके सामने। हो गया यहाँ तक? जरा ध्यान दीजिए। अब कुछ अच्छे एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं आपके सामने, है ना? स्टार लगा लेते हैं, 2 स्टार लगा लेते हैं इस पर, कायदे से समझते हैं इस बात को। मान लीजिए लिखा मैंने आपके सामने सी आर से लिखा, CrCO6। पहले आप मुझे ये बताइए, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? पहले इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए। जब भी मैं बोलूं एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल लेना, है ना? आप बताइए मुझे इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर।
36 है इलेक्ट्रॉन्स, करेगा ये स्टेबल? बढ़िया, आपने फटाफट निकाल लिया। इस CO पे तो कोई चार्ज नहीं होता, इधर भी कोई चार्ज नहीं है, तो इस पर नेट चार्ज 0 है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे लिखा कितना, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 24 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 6 कर लिया आपने, तो कितना आ गया, 24 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 36, यानी कि ये बढ़िया स्टेबल कर रहा है ना। समझ में आ गई, एक बात तो समझ में आ गई इसमें, ये आपको आता भी था, आपने फटाफट निकाल लिया। अब मैं आपसे कहता हूँ, इसके साथ ना एक नाइट्रोसोनियम आयन आया है, NO है ना, NO प्लस कह सकते हैं इसको, है ना, NO प्लस नहीं यार, NO, सिर्फ NO की बात करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ से, ये इसके साथ आया है, तो मान लीजिए ऐसे 4 आए हैं, ठीक है, ये ऐसे 4 आए हैं। अब 4 आए और Cr यहाँ पे NO 4 अंदर आ गए, है ना, 4 अंदर आ गए, और बाहर जो है वो 6 CO बाहर निकल गए। आप बताएंगे क्या आप मुझे ये स्टेबल है, ज़रा देख के बताएं, फटाफट बताएं, वैसे मतलब ट्राई करें, जैसे आपने इसको ट्राई किया वैसे इसको भी ट्राई करिए, बताइए ये स्टेबल है कि नहीं है, बताइए ये स्टेबल है कि नहीं है। एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा ना इसका, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर चेंज कर दोगे क्या? हाँ, एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा ना। हाँ, कितना आ रहा है यार, ये स्टेबल है कि नहीं है, 32 आ रहा है, स्टेबल तो नहीं है, है? लेकिन अगर मैं आपसे ये बात कह दूं कि नहीं भाई आप दोबारा चेक करो ये स्टेबल है, मैंने आपसे कहा ये स्टेबल है, तो आप बताओ क्या करोगे इसके लिए, आपने करा क्या, वो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कर दिया क्या? आप ये सोचो ना, मान लो एक NO अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 4 NO कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 8 दे रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, और 24 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से ही है, तो 32 हो गया, यही तो आपने किया, 32 ऐसे ही तो करा आपने। ओके, अब मैं कहता हूँ यार ये स्टेबल है, तो इसको 36 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। अब तो एक NO को कितने इलेक्ट्रॉन दूँ, एक NO को कितने, इसके पास कमी कितने की है, इसके पास कमी कितने की, 12 की कमी है ना, टोटल इसके पास कितने की कमी होती है, क्रोमियम के पास 12 की कमी है, तो 4 क्रोमियम को कितने कितने इलेक्ट्रॉन दूं, कि 3 दे दूं क्या, 3 दे दूं क्या? तो अगर मैंने इसको 3 इलेक्ट्रॉन दिया, मान लो एक NO जो है ना वो 3 इलेक्ट्रॉन का डोनर है, मान लेते हैं अभी के लिए, है ना, कोई पक्की वाली बात नहीं है, ऐसे मान लेते हैं खाली कि अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या ये स्टेबल हो जाएगा? बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो ऐसे देने वाले कितने हैं, 4 हैं, है ना, तो 24 तो इसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन है, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन देने वाले 4 लोग हैं, देयरफॉर ये 36 पे स्टेबल हो सकता है। अच्छा ठीक है, कुछ तो बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है, लेकिन अभी हम दोबारा से एक और एग्जांपल लेते हैं, इस पे दोबारा से स्टार लगा लेते हैं भाई। मान लो आपके सामने रखा हुआ है FeCO5, आप मुझे बताएं पहले क्या ये स्टेबल है? Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 26 को 10 इलेक्ट्रॉन अगर मिल गए तो कितने हो गए, 36, सीधे सीधे स्टेबल हो गया, है ना, 26 तो इसका ही एटॉमिक नंबर था, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल गए, नहीं ऐसे नहीं लिखते, चलो 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले 5 लोग इसको और मिल गए, देयरफॉर कितना हो गया 36, देयरफॉर ये तो स्टेबल हो गया। अब मैं आपसे कहता हूँ कि यार इसको भी NO के साथ ले आओ, चलो 2 NO के साथ ले आता हूँ इसको मैं, तो 2 NO क्या करेंगे, अभी आपने देखा एक चीज कि 3 इलेक्ट्रॉन देता है, ये मान लेते हैं कि देता है, आई एम नॉट श्योर कि देगा कि नहीं देगा, चेक करते हैं। अगर एक बंदा 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 कितने देंगे, 6, तो अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन भर का अंदर जाएगा तो अंदर से कितने CO को बाहर निकालूं, कितने CO को बाहर निकालूं, 6 इलेक्ट्रॉन भर के 3 को बाहर निकाल लूं क्या? तो Fe के पास CO जो थे टोटल 5 थे, पर मेरे को 5 जो 5 थे ना उसमें से 3 निकाल लेता हूं मैं, 3 को इसे निकाल लेता हूं, तो मेरे पास बचे 2, है ना, और मैंने 2 NO को भी अंदर बुला लिया, है ना, और बाहर की तरफ जो चले गए हैं वो क्या चले गए हैं, यहाँ से चले गए हैं 3 CO बाहर निकल आए हैं। अब मैं आपसे, मुझे डेटा नहीं पता, मैंने बस ये प्रैक्टिकल करके देखा कि जब मैं इस कॉम्प्लेक्स के साथ इसको लेके आया तो मैंने पाया कि ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ये भी स्टेबल था, ये भी स्टेबल है, मुझे ये बात पता चली। तो क्या चेक करो कि क्या ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा है, चेक करो क्या ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा है। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, इसका कितना है भाई, यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 26, प्लस यहाँ से इसको मिले 4, है ना, और यहाँ से कितने मिले 6 और 2, हाँ 6 हो गया यहाँ पे ना, तो कितना हो गया भाई 36। तो जब अंदर 2 ये आए तब भी स्टेबल हो रहा है, जब अंदर यहाँ पे 4 आए थे तब भी स्टेबल हो रहा था,
दोनों बातें इस बात को सिग्निफाई कर रही हैं कि NO जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं 3 इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है। तो इस जगह पर अब जाकर के हमारा वो फॉर्मूला बिल्कुल सही साबित होता है जो हमने पढ़ा था कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर करना गलत हो सकता है। क्योंकि अगर आपने ये मेथड यहां पे लगा दिया 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बताइए ना सीधे सीधे गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको ये देखना होगा सही माने में कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन का डोनर है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन के डोनर की गिनती पता हो तो आप स्टेबिलिटी भी पता कर सकते हैं। ऑल्दो इट इज नॉट कंप्लीटेड दिस, वी हैव नॉट कंप्लीटेड सो फार, अभी तक तो कंप्लीट नहीं हो पाया है ये, लेकिन इसको अगली क्लास में, मतलब पहले तो मैं ख़त्म कराऊंगा और फिर अगली क्लास में शुरू करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। टाइम देख लेते हैं जरा। हम्म। देखिए मैंने आपको ये बताया, ऐसे समझिएगा कि मैंने आपके सामने ये बात रखी कि ये स्टेबल है और फिर मैंने बताया ये भी स्टेबल है, तो 36 इसके पास भी आने चाहिए थे, 36 ही इसके पास भी आने चाहिए थे। तो बताओ ना इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे इसको 4 लोगों से कि ये स्टेबल हो जाए, 36 आ जाए इसके। हाँ अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। ऐसे पाया गया कि यार जरूर 36 आ रहे हैं, 4 लोगों ने मिलकर 12 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो एक केस में 3 इलेक्ट्रॉन आए। हाँ इसीलिए तो इसको प्रिमिटिव मेथड कहते हैं। चलिए ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए, इसी तरह से आते रहिए। थैंक यू सो मच।